इसके पहले 10 क्वेश्चन अपना हो चुका है। अभी 11वां क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। 3 सेमी त्रिज्या वाले बिंदु ए बी तथा सी केंद्र वाले वृत्तों की रचना इस प्रकार करो कि प्रत्येक वृत्त अन्य दो वृत्तों को स्पर्श करता हो। मतलब इसमें हमें हल नहीं करना है, इसमें हमें बनाना है। क्या बनाना है कि 3 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त लेने हैं। कितने वृत्त लेने हैं? 3 वृत्त लेने हैं, क्योंकि यहाँ लिखा देखिए ए बी तथा सी केंद्र वाले वृत्त। मतलब एक ए केंद्र वाला वृत्त है, दूसरा बी केंद्र वाला वृत्त है, तीसरा सी केंद्र वाला वृत्त है। इस प्रकार रचना करो कि प्रत्येक वृत्त अन्य दो वृत्तों को स्पर्श करता हो। और इस तरीके से आपको बनाना है कि जो वृत्त रहेंगे वो एक दूसरे को स्पर्श करने चाहिए। तो यहाँ पे पहले देखिए इसने लिखा है यहाँ विश्लेषणात्मक आकृति, मतलब कि कच्ची आकृति। तो कच्ची आकृति में क्या किया है कि पहले ए रफ आकृति यहाँ पे बना दिया, 3 ऐसा वृत्त बना दिया। और इसमें देखिए ये पहले वृत्त की त्रिज्या 3, दूसरे वृत्त की त्रिज्या भी 3। तो ये पूरा ये पहले वृत्त का केंद्र ए है, दूसरे वृत्त का केंद्र बी है, तीसरे वृत्त का केंद्र सी है। और इसकी भी त्रिज्या 3 सेमी, ये पहले वृत्त की दूसरे वृत्त की भी त्रिज्या 3 सेमी, तो ए बी हो जाएगा पूरा 6 सेमी। इसी तरीके से देखिए ये पहले वृत्त की त्रिज्या 3 सेमी और तीसरे वृत्त की त्रिज्या भी 3 सेमी, तो 3 और 3 AC भी 6 सेमी हो जाएगा। इसी तरीके से BC भी 6 सेमी हो जाएगा। तो इसको खींचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसका रचना कैसी करनी चाहिए। तो रचना आप कैसे करेंगे, पहले आप AB खींच दीजिए 6 सेमी। मतलब कैसे बनाना है वो है। बाकी विश्लेषण यहाँ पे देखिए विश्लेषण किया, उसने बताया है कैसे बनाना है। आपको एग्जाम में बताने की जरूरत नहीं है, आपको केवल खींचना है। लेकिन कैसे खींचेंगे उसका तरीका क्या है कि पहले आप ए बी खींच दीजिए 6 सेमी, फिर आप राउंडर लीजिए ए से और 6 सेमी का एक चाप कट करिए और बी से भी 6 सेमी का चाप कट करिए। तो पहले ए बी खींच दिया 6 सेमी, फिर राउंडर ए पे रखा, 6 सेमी की त्रिज्या से एक चाप कट किया और बी से भी चाप कट किया। यहाँ देखिए आपकी रचना किया है, यहाँ देखिए पहले ए बी 6 सेमी, फिर ए से 6 सेमी का चाप, बी से 6 सेमी का चाप, और फिर AC और BC को मिला देंगे तो ये त्रिभुज बन जाएगा। अब इस त्रिभुज में आपको क्या करना है कि ये AB का मध्य बिंदु लेना है। यहाँ देखिए इसने बताया है हम त्रिभुज ABC की रचना कर सकते हैं कैसे। AB बराबर BC बराबर AC बराबर 6 सेमी है, तो बिंदु ABC को केंद्र लेकर 3 सेमी त्रिज्या वाले 3 अपेक्षित वृत्तों की रचना कर सकते हैं। मतलब आपको क्या करना है कि A पे रखिए, आप ये ध्यान रखिए कि बनाते समय ए बी एग्जैक्ट 6 सेमी होना चाहिए। पॉइंट में भी अंतर रहा तो फिर गड़बड़ आएगा। एग्जैक्ट ध्यान से ए बी 6 सेमी और ये जो AC रहे ये भी 6 सेमी होना चाहिए, BC भी 6 सेमी होना चाहिए। अब आपको कुछ खास नहीं करना, बहुत आसान है। ए पे रखिए राउंडर, 3 सेमी की त्रिज्या लेके एक वृत्त बना दीजिए। फिर बी पे रखिए राउंडर, 3 सेमी त्रिज्या लेके एक वृत्त बना दीजिए। और सी पे रखिए राउंडर, 3 सेमी त्रिज्या लेके वृत्त बना दीजिए और ये आपकी आकृति तैयार हो जाएगी। 12वां क्वेश्चन देखिए, सिद्ध करो कि वृत्त के कोई भी 3 बिंदु एक रैखिक नहीं होते हैं। इसमें हमें सिद्ध करना है क्या कि अगर आप वृत्त पर मतलब उसकी परिधि पर, वृत्त की परिधि पर अगर कोई 3 बिंदु लिया जाए, कहीं पे भी अगर आप 3 बिंदु लेंगे, वो तीनों बिंदु कभी भी एक रेखी नहीं होंगे, एक रेखा में नहीं होंगे। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा जो उपपत्ति की गई है ना, वो अप्रत्यक्ष उपपत्ति। अप्रत्यक्ष उपपत्ति आपको 9th में बताया गया था कि ऐसी उपपत्ति जहां पे जो सिद्ध करना रहता है उसको हम गलत मान लेते हैं और उसी को गलत मान करके हम एक गलत कथन पर पहुंच जाते हैं। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि वो जो कथन दिया हुआ है वह सत्य था, हमने गलत माना हुआ है। तो जैसे देखिए यहाँ आपको समझ में आएगा क्या किया गया है, क्या सिद्ध करना है, समझ में आया सिद्ध क्या करना है। पहले तो दत्त में आते हैं। दत्त में क्या है कि वृत्त पर कोई भी 3 बिंदु लेना है। तो एक वृत्त ले लिया, O केंद्र वाला एक वृत्त है, इस पर ABC ऐसा कहीं पे भी आप ले सकते हैं, ABC 3 बिंदु, लेकिन वो वृत्त पर होने चाहिए, ध्यान रखिए। ये 3 बिंदु ले लिया तो देखिए दत्त हो गया, O केंद्र वाला एक वृत्त है, बिंदु A B तथा C वृत्त पर है। और साध्य सिद्ध क्या करना है कि ABC एक रेखी नहीं है। ये देखिए AB तथा C एक रेखिक नहीं है। अब इसमें रचना किया गया है OA, OB, OC, AB, BC, ये सबको मिलाया गया। देखिए रेखा AB, BC, OA, OB, OC ये खींच दिया। अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए सिद्ध करने का तरीका क्या है।
बिंदु ए बी तथा सी वृत्त पर है। देखिए ए भी वृत्त पर है, बी भी वृत्त पर है और सी भी वृत्त पर है। तो यहां से देखिए ओ ए बराबर होगा ओबी के, ओ ए ओबी के बराबर होगा क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और आपने एक पढ़ा है, अगर आपको ध्यान हो तो आपने एक पढ़ा है लंब समद्विभाजक प्रमेय। अब मैं आपको बताता हूं कि लंब समद्विभाजक प्रमेय आपने 9th में पढ़ा था। लंब समद्विभाजक और कोण समद्विभाजक, ये दोनों आपने 9th में प्रमेय पढ़ा था। ये दोनों मैं आपको यहाँ डिस्कस कर देता हूं। एक था आपका लंब समद्विभाजक प्रमेय, लंब समद्विभाजक प्रमेय। लंब समद्विभाजक प्रमेय क्या था कि अगर मान लीजिए एक रेखाखंड AB है, ये देखिए AB, ये रेखाखंड है। अब इस रेखाखंड AB का अगर हम लंब समद्विभाजक खींचे, कैसे खींचते हैं लंब समद्विभाजक? A पे रखते हैं आधे से अधिक त्रिज्या लेके, ऊपर भी चाप और नीचे भी चाप। फिर ऐसे ही B से करते हैं, B से ऊपर भी चाप और नीचे भी चाप, और ये हमारा हो जाता है ऐसे लंब समद्विभाजक। आप खींच चुके हो 9th में। मतलब इसको दो समान भाग करता है और इस पे लंब होता है, 90 अंश का कोण बनाता है। अब लंब समद्विभाजक प्रमेय क्या है? लंब समद्विभाजक प्रमेय है कि लंब समद्विभाजक पर आप कहीं पे भी बिंदु लीजिए। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक बिंदु P ले लिया, तो लंब समद्विभाजक पर स्थित बिंदु जिस रेखाखंड का आपने लंब समद्विभाजक खींचा है उसके अंत बिंदुओं से समान दूरी पर होता है। मतलब आप लंब समद्विभाजक पर, जो रेखा आपको लंब समद्विभाजक वाली रेखा दिख रही है ना, इस रेखा पर कहीं पे भी बिंदु ले, वहां से जितना दूर A रहेगा उतना ही दूर B रहेगा। ये देखिए अगर मैं यहां से ले लूं, यहां मान लो मैंने Q ले लिया, तो QA बराबर QB, PA बराबर PB था, QA बराबर QB हो जाएगा। चाहे मैं नीचे ले लूं, मान लो R ले लिया, तो R से जितना दूर A रहेगा उतना ही दूर B, RA बराबर RB। ये लंब समद्विभाजक प्रमेय है। तो इसका उल्टा अगर सोचें, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी रेखाखंड, अगर कोई बिंदु किसी रेखाखंड के अंत बिंदुओं से समान दूरी पर है, इसका मतलब वह बिंदु उस रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। क्या बोला मैं? अगर मान लीजिए एक रेखाखंड AB है, ये रेखाखंड AB, इस कहीं कोई बिंदु है P और PA बराबर है PB के, अगर PA PB के बराबर है, इसका मतलब हुआ कि PA बराबर PB, मतलब P कहाँ रहेगा? अगर आप इस AB का लंब समद्विभाजक खींचोगे तो P बिंदु उसके लंब समद्विभाजक पर रहेगा। यही है लंब समद्विभाजक का प्रमेय। तो एक बार फिर से देखते हैं जरा क्या है। तो A यहां से ध्यान दीजिए, OA बराबर है OB के और AB एक रेखाखंड है। तो इससे समझ में आ गया कि बिंदु O जो है वह AB के लंब समद्विभाजक पर है। क्यों? क्योंकि जितना OA है उतना ही OB है, O से जितनी दूर है O से उतना दूर भी है। तो इसका मतलब हुआ O बिंदु कहाँ रहेगा? AB के लंब समद्विभाजक पर, लंब समद्विभाजक प्रमेय से। इसी तरीके से OB बराबर OC के है, तो इसका BC देखिए, BC रेखाखंड है और OB बराबर OC, मतलब O से जितना दूर B है O से उतना दूर C है। तो O बिंदु BC के भी लंब समद्विभाजक पर रहेगा। तो क्या पता चल गया? O बिंदु AB के भी लंब समद्विभाजक पर है, O बिंदु BC के भी लंब समद्विभाजक पर है, दोनों के लंब समद्विभाजक पर है। और अगर मान लीजिए दोनों के लंब समद्विभाजक पर है, मतलब AB का भी लंब समद्विभाजक O बिंदु पे जाके मिल रहा है, BC का भी लंब समद्विभाजक O बिंदु पर मिल रहा है, तो ये समझ में आ गया कि A आपका, यहाँ देखिए ये तो क्लियर हो गया ना, AB के लंब समद्विभाजक पर O है, BC के लंब समद्विभाजक पर O है। तो चलिए देखिए यहाँ पे इसको समझते हैं। ये देखिए वही चीज जो मैं बता रहा था, ABC वृत्त पर स्थित है। अब OA बराबर OB है, देखिए OA बराबर OB, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। बिंदु और एक AB के अंत बिंदु A तथा B से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है, इसलिए बिंदु और एक AB के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, लंब समद्विभाजक प्रमेय से। इसी प्रकार OB बराबर OC, और एक BC के अंत बिंदु B तथा C से समान दूरी पर है, इसलिए बिंदु और एक BC के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, लंब समद्विभाजक प्रमेय से। समीकरण 1 और 2 से समझ में आ गया बिंदु और एक AB तथा रेख BC दोनों के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, इसलिए रेख AB तथा रेख BC दोनों के लंब समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। मतलब ये समझ में आ गया कि बिंदु AB का जो लंब समद्विभाजक रहेगा और बिंदु BC का जो लंब समद्विभाजक रहेगा, दोनों जाकर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करेंगे। ओके, अब हमें क्या सिद्ध करना है?
हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी एक रेखी नहीं है। तो हम अप्रत्यक्ष उपपद से मान लेते हैं कि माना ए बी सी एक रेखी हैं। ये देखिए, माना कि ए बी सी एक रैखिक बिंदु हैं। अब अगर ए बी सी एक रैखिक है तो इस आधार पर रेख ए बी तथा रेख बी सी के लंब समद्विभाजक परस्पर समांतर होंगे। अब ऐसे देखिए, हम क्या मान रहे हैं? हम मान रहे हैं कि एक बिंदु ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है और ये तीनों एक रेखिक हैं। हमें सिद्ध करना एक रेखिक नहीं है, लेकिन हमने माना कि ए बी सी एक रेखिक हैं। अगर एक रेखिक हैं तो ए बी का जो लंब समद्विभाजक खींचेंगे और बी सी का लंब समद्विभाजक खींचेंगे, दोनों आपस में समांतर होंगे। देखिए, दोनों आपस में कैसे रहेंगे? समांतर। अगर ये एक रेखी है तो इसके लंब समद्विभाजक आपस में कैसे रहेंगे? समांतर रहेंगे। ओके, तो यही चीज यहाँ पे बोला है कि इस आधार पर रेख ए बी तथा रेख बी सी के लंब समद्विभाजक परस्पर समांतर है। अर्थात अब जब ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं तो ये कभी एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं, क्योंकि समांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। मतलब ए बी का लंब समद्विभाजक और बी सी का लंब समद्विभाजक कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ही नहीं करेगा। अगर ए बी सी एक रेखी रहेंगे तो ए बी का लंब समद्विभाजक और बी सी का लंब समद्विभाजक कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के समांतर रहेंगे। जबकि यहाँ तो कुछ अलग हो रहा है। यहाँ पे ए बी के लंब समद्विभाजक और बी सी के लंब समद्विभाजक जाकर के बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। तो यहाँ देखो वही लिख रहा है, इस आधार पर एक ए बी तथा बी सी के लंब समद्विभाजक परस्पर समांतर अर्थात एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे। परंतु यह कथन 4 से असंगत है। ये देखिए, कथन 4 में क्या बोला गया कि ए बी और बी सी के लंब समद्विभाजक बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करते हैं और अगर एक रेखी रहेगा तो प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे। इससे समझ में आ गया कि हमारी मान्यता गलत है। मतलब हमने जो ये माना था कि ए बी सी एक रेखी है वो गलत है, क्योंकि अगर ए बी सी एक रेखी मानोगे तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ही नहीं करेंगे। जबकि यहाँ पे तो दोनों एक दूसरे को बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। इसलिए हमने जो माना कि ए बी सी एक रेखी है, यह हमारी मान्यता गलत है। इसका मतलब हुआ कि ए बी सी एक रेखी नहीं है। हमारी मान्यता जब गलत हो गई तो बिंदु ए बी सी एक रेखिक नहीं है। तो वृत्त के कोई भी 3 बिंदु एक रेखिक नहीं होते। मतलब कोई भी 3 बिंदु अगर वृत्त पर आप ले लें तो 2 बिंदु रहेंगे एक रेखा में, लेकिन कोई भी 3 बिंदु जरा सा भी आगे लोगे वो कभी भी एक रेखिक नहीं होंगे, एक रेखी नहीं होंगे। 13वां क्वेश्चन आपका सिलेबस से कट है, टेक्स्ट बुक में आप इसको कट कर लेना। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। संलग्न आकृति में ओ केंद्र वाले वृत्त में रेख PQ तथा रेख RS सर्वांगसम जीवा है। अब देखिए, एक रेख PQ है, दूसरा रेख RS है। दोनों जीवाएं आपस में सर्वांगसम है। ध्यान से देखना, ये रेख PQ और रेख RS, ये दोनों जीवा आपस में सर्वांगसम। और आपने पढ़ा है जीवा, अगर जीवा सर्वांगसम होती है तो उसके द्वारा कटे हुए ये चाप भी सर्वांगसम होते हैं। इसका मतलब चाप PQ भी चाप RS के सर्वांगसम रहेगा, वो हम बाद में करने वाले हैं। रेख PQ तथा RS, आगे क्या लिखा, ओ केंद्र वाले वृत्त में रेख PQ तथा रेख RS सर्वांगसम है। ये कोण POR 70 अंश। देखिए, ये कोण दिया है 70 अंश। तो आप जानते हैं जितना कोण बनाता है ये जितना कोण केंद्र पर बनता है उतना ही इस चाप का भी माप होता है। तो इस चाप का माप भी 70 अंश रहेगा। मतलब चाप PR का माप, लघु चाप जिसको बोलेंगे, लघु चाप PR का माप कितना होगा, उसके द्वारा केंद्र पर बने कोण के सर्वांगसम होता है। तो लघु चाप PR का मान भी 70 अंश हो जाएगा। M चाप RS दिया है 80 अंश। अब देखिए, ये चाप RS का माप 80 अंश दिया है। तभी हमने क्या सिद्ध किया कि जब जीवा PQ जीवा RS के बराबर है तो उसके द्वारा कटा चाप PQ भी चाप RS के बराबर हो जाएगा। तो चाप RS 80 अंश है तो चाप PQ भी कितना हो जाएगा, 80 अंश। अब देखिए यहाँ पे क्या निकालना है, पहले निकालना है M चाप PR ज्ञात करो। तो देखो PR हमने ज्ञात कर लिया, कितना, 70 अंश। कारण क्या होगा, कोण POR 70 अंश है और M चाप RS 80 अंश है। M चाप PR, ये देखिए M चाप PR जो है वह कोण POR के बराबर होगा लघु चाप की माप की परिभाषा से। इसका मतलब आपका एक आंसर आ गया कि M चाप PR का मान कितना होगा, 70 अंश। मैंने पहले ही बता दिया था, उसको लिखना कैसे यहाँ पे दिया हुआ। अब M चाप QS निकालना है। QS कहाँ है, देखिए A है QS। अब देखिए यहाँ पे कितने चाप बन रहे हैं, एक चाप बन रहा है QP, दूसरा PR, तीसरा RS
और चौथा QS। ये चारों चाप मिला के पूरा वृत्त बनाएंगे, मतलब 360 अंश। तो इससे हम आसानी से, पहले तो देखो यहाँ पे बता दिया है कि जीवा PQ जीवा RS के सर्वांगसम है, इसलिए चाप RS भी चाप PQ के सर्वांगसम होगा, क्योंकि सर्वांगसम जीवाओं के संगत चाप भी सर्वांगसम होते हैं। इसका मतलब हुआ कि जब ये RS 80 अंश है तो PQ भी कितना होगा, 80 अंश। अब जैसा कि मैं बोल रहा था कि जीवा PQ प्लस जीवा PR प्लस जीवा RS प्लस जीवा QS तीनों मिला के पूरा वृत्त बनेगा, मतलब 360 अंश। देखिए तीनों मिला के चारों PQ PR RS QS चारों मिला के 360 अंश, क्योंकि वृत्त के चापों का योगफल कितना होता है, 360। अब PQ का मान 80 है, PR का 70 है, RS का 80 है और QS का निकालना है। ये तीनों जोड़ेंगे 230 आएगा, उधर जाके माइनस कर देंगे तो QS का 130 आ जाएगा। तो देखो QS का मान निकालना था, तो चाप QS का मान कितना आ जाएगा अपने को, 130 अंश। तो चाप QS का मान कितना आ गया, 130 अंश। अब बोला M चाप QSR है, देखिए QSR मतलब एक QS का तो 130 आ गया, अब हमें QSR तक जाना है। तो क्या, बहुत आसान है, चाप QS में SR जोड़ दीजिए तो पूरा चाप QSR हो जाएगा। यहां से देखिए चाप QSR बराबर चाप QS प्लस चाप SR। अब चाप QS का मान 130 है, SR का 80 है, जोड़ा तो कितना आ गया, 210। ये हो गया 14वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन आपका कट है, 16वां क्वेश्चन भी आपका कट है। ओके, तो 15-16 हमें नहीं करना है, हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इसमें करेंगे तो अच्छा रहेगा, ये बुक में करते हैं। देखिए 17वां, ये बॉक्स टाइप का क्वेश्चन है। संलग्न आकृति में जीवा EF समांतर जीवा GH। देखिए ये जीवा EF और GH दोनों आपस में समांतर है, तो सिद्ध कीजिए कि जीवा EG सर्वांगसम जीवा FH। अब हमें सिद्ध करना है कि जीवा EG और FH, ध्यान रखना EF और GH सर्वांगसम नहीं है, समांतर है। समांतर का मतलब होता है इन दोनों के बीच की दूरी समान है। तो जीवा EF और जीवा GH ये दोनों समांतर है, लेकिन हमें सिद्ध करना है कि जीवा EG और जीवा FH सर्वांगसम है, मतलब इनकी लंबाई समान है। और इसी को सिद्ध करने के लिए यहाँ पे जो उपपद दी गई है उसके केवल बॉक्सेस देखिए 1 2 3 4 5 बॉक्सेस अपने को पूरे करने। तो यहाँ पे देखिए एक पहले उपपद में क्या किया, रेख GF खींचा, रेख GF खींचा। अब पहला बोला है कोण EFG बराबर कोण FGH, तो यहाँ पे गुणधर्म लिखना है। कौन से गुणधर्म से, देखते हैं, ये देखिए डायग्राम से समझ में आएगा। कोण EFG मतलब ए वाला कोण बराबर है कोण FGH मतलब इस वाले कोण के। अब देखिए ये समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा है, तो ये आपका जेड टाइप का कोण बन रहा है कि नहीं। एक तिर्यक रेखा के उस तरफ है, दूसरा तिर्यक रेखा के इस तरफ। तो जब दो समांतर रेखाएं हो, एक तिर्यक रेखा उनको कट करती है, तो ये जो कोने कोने के क्रॉस के कोण होते हैं इनको क्या बोलते हैं, जो जेड या उल्टा जेड टाइप के कोण होते हैं उनको हम एकांतर कोण बोलते हैं। तो यहाँ पे बॉक्स में आएगा एकांतर कोण, एकांतर कोण। अब चलिए दूसरा देखते हैं। ये तो पहले बॉक्स का हो गया एकांतर कोण। अब दूसरा है अंतरलिखित कोण का प्रमेय 2 बार लगाना है। तो अंतरलिखित कोण का प्रमेय, पहले कोण EFG, अंतरलिखित कोण का प्रमेय क्या आप जानते हैं कि अंतरलिखित कोण का प्रमेय उस कोण द्वारा अंतःखंडित चाप के माप का आधा होता है। तो अब देखते हैं कौन सा कोण पहले लिया है। पहले लिया EFG, यहां से देखते हैं EFG, ये अंतरलिखित कोण है EFG। तो इसके द्वारा अंतःखंडित चाप कौन सा है, कैसे पता चलेगा। ये जो EFG है ना, इस कोण के अंदर कटा हुआ चाप, ये देखिए इस कोण के अंदर कौन सा चाप कट रहा है, EG कट रहा है कि नहीं। तो ये चाप EG का क्या होगा, आधा होगा। हम जानते हैं अंतरलिखित कोण के प्रमेय से अंतरलिखित कोण का माप उस कोण द्वारा अंतःखंडित चाप EG के माप का आधा होगा। मतलब यहाँ पे 1/2 M
ग्रेड से लिखते हैं 1/2 m चाप EG। 1/2 m चाप क्या हो जाएगा EG। अब ऐसे ही FGH का निकालो, देखो FGH, इस कोण द्वारा अंतःखंडित चाप कौन है? FH है, बराबर कि नहीं? ये देखिए इस कोण के अंदर ये चाप कौन सा कट रहा है? FH। तो ए अंतर्लिखित कोण के प्रेम से ये जो कोण FGH मतलब G वाला कोण चाप FH का आधा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 m चाप FH। ओके, यहाँ ये FGH है, FGH। अब देखिए ध्यान से समीकरण 1, 2, 3 से, यहां देखिए लिखा है 1, 2, 3 से, समीकरण 1, 2, 3 से ये दोनों कोण आपस में समान है। यहां से देखिए EFG FGH के बराबर है, मतलब कोण EFG कोण FGH के बराबर। जब ये दोनों कोण आपस में समान है तो जब बायां पक्ष समान है तो दायां दायां भी समान हो जाएगा, मतलब 1/2 m चाप EG ऐसे आएगा, 1/2 m चाप EG बराबर हो जाएगा 1/2 m चाप FH। दाया दाएं के बराबर, फिर 1/2 कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा? m चाप EG इक्वल टू m चाप FH। यहां से देखिए m चाप EG इक्वल टू m चाप FH। अब जब चाप सर्वांग सम हो गए तो हम जानते हैं कि अगर चाप सर्वांग सम होते हैं तो उनके द्वारा बनी हुई जीवा भी सर्वांग सम होती है। अब देखिए यहाँ पे चाप FH चाप EG के बराबर आ गया। अगर चाप FH चाप EG के बराबर है तो चाप FH द्वारा बनी हुई जीवा FH चाप EG द्वारा बनी हुई जीवा EG के सर्वांग सम होगा। तो यहाँ देखिए जीवा EG सर्वांग सम जीवा FH। कारण में जो हमें लिखना है वो थोड़ा बड़ा रहेगा, यहाँ पे बॉक्स छोटा दिया है तो मैं इस बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। क्या कारण लिखना है? सर्वांगसम चापों की संगत जीवाएं, मतलब चाप सर्वांगसम है तो उनकी संगत जीवाएं भी सर्वांगसम होंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे सर्वांगसम चापों की संगत जीवाएं। ये बॉक्स को यहां से पूरा कर देंगे हम, ये बॉक्स ऐसे आ जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा और ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 17 था। और ऐसे ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 तो कट है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 कट है, तो हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, छोटा सा है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न 19 देखते हैं। संलग्न आकृति में C केंद्र वाला वृत्त D केंद्र वाले वृत्त को बिंदु E पर अंतः स्पर्श करता है। देखिए एक बड़ा वृत्त है जिसका केंद्र D है, एक छोटा वृत्त है जिसका केंद्र C है। बड़े वृत्त का केंद्र D, छोटे वृत्त का केंद्र C, दोनों बिंदु E पर अंतः स्पर्श करते। देखिए यहाँ पे आके दोनों अंतः स्पर्श कर रहे हैं। बिंदु D अंतः वृत्त पर है। अब देखिए यहाँ पे D जो है वो कहाँ पे है? जो छोटा वाला वृत्त है जिसको अंतः वृत्त बोलते हैं, वहां पर बिंदु D है, मतलब इसी वृत्त पर ही D है। वाह्य वृत्त की जीवा EB अंतः वृत्त को बिंदु A पर प्रतिच्छेदित करती है। अब यहाँ से जो बड़ा वाला वृत्त है ना, उसकी जीवा EB खींची गई है, वो जा करके छोटे वाले वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श करती है। वाह्य वृत्त मतलब बड़ा वाला वृत्त, अंतः वृत्त मतलब अंदर वाला वृत्त। सिद्ध करना EA सर्वांगसम AB। देखिए EA जो है AB के सर्वांगसम में सिद्ध करना बहुत आसान है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। एक तो हम जानते हैं, देखिए बड़े वृत्त का केंद्र D है, छोटे वृत्त का केंद्र C है और ये E पर स्पर्श करें तो हम जानते हैं स्पर्श वृत्त प्रमेय से बिंदु DCE एक रेखी होंगे। क्या पढ़े कि अगर दो वृत्त बाह्य स्पर्श करें चाहे अंतः स्पर्श करें, उनके केंद्र और स्पर्श बिंदु एक रेखी होते हैं, तो DCE एक रेखी हो जाएगा। वही यहाँ पे दिया देखिए
रेख ईडी और रेख डीए खींचा गया है। पहले तो रचना है एडी और अब एक चीज कर लेना, यहाँ पे देखो दत्त और साध्य लिख लेना, क्योंकि सिद्ध करो का क्वेश्चन तो दत्त और साध्य लिख लेना। अभी जो लिखा है रेख ईडी और रेख डीए खींचा, ईडी और डीए, इसको आप रचना में ले लेंगे तो बेस्ट रहेगा। अगर आप नहीं रचना में लेते हैं, उत्पत्ति में लिखते हैं तो चलेगा, लेकिन बेस्ट है कि आप रचना में ले लेंगे लाइन रेख ईडी और रेख डीए खींचा। तो पहली लाइन आ जाएगी ईसीडी। ये देखिए ईसीडी एक रेखी होगा, क्यों? स्पर्श वृत्त प्रमेय से, जैसा मैंने आपको समझाया। अब देखिए ये छोटे वृत्त का ये व्यास है, छोटे वाले वृत्त का ये ईसीडी क्या है? व्यास है। और ये तो इससे क्या हो गया? अर्धवृत्त बन गया। देखिए आधा वृत्त नीचे हो गया, आधा वृत्त ऊपर। और आप जानते हैं अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो ये कोण कितने अंश का हो जाएगा? 90 अंश। मतलब कोण ईएडी कितना हो जाएगा? 90 अंश। ये देखिए कोण ईएडी बराबर 90 अंश। अर्धवृत्त में अंतरलिखित कोण समकोण होता है। अब जब ये कोण 90 अंश हो गया तो इससे समझ में आ गया कि डीए लंब हो गया ईबी पर। डीए ईबी पर क्या हो गया? लंब। ये देखिए रेख डीए जो है वह जीवा ईबी पर लंब हो गया। और हमने पढ़ा है कि वृत्त के केंद्र, देखिए बड़े वृत्त का एक केंद्र है डी और ईबी इसकी जीवा है। बड़े वृत्त का डी केंद्र है, ईबी जीवा है। तो हमने पढ़ा है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब कि ई बराबर ए बी के हो जाएगा। देखिए केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए ई बराबर ए बी के। यही हमें सिद्ध करना था, बराबर। इस तरीके से हमने ये कर लिया क्वेश्चन नंबर 19। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। आकृति में रेख ए बी ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास है। अंतरलिखित कोण एसीबी समद्विभाजक वृत्त को बिंदु डी पर प्रतिच्छेदित करना है या सिद्ध करना है। रेख एडी सर्वांगसम रेख बीडी और ये बॉक्स पूरा करना है। ओके, ये बॉक्स हमें यहाँ पे क्या करना है? पूरा करना है 20वें क्वेश्चन का। तो बॉक्स कैसे पूरा करेंगे? यहाँ पे देखिए 20वें क्वेश्चन का पहला है कि ये रेख ओडी खींचा। देखिए रेख ओडी खींचा, कोण एसीबी कितना होगा? यहां से देखिए जब ये अर्धवृत्त है तो अभी हमने अर्धवृत्त का कोण पढ़ा कि अर्धवृत्त, क्योंकि ये व्यास है। ये देखिए एडी क्या है? ये आपका एबी क्या है? व्यास। तो इससे क्या हो, जब ये व्यास है तो आधा वृत्त नीचे हो गया, आधा ऊपर। तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो ये कोण एसीबी कितना हो जाएगा? 90 अंश। तो यहाँ 90 अंश। इसी तरीके से कोण डीसीबी कितना होगा? देखते हैं कोण डीसीबी। अब देखिए प्रश्न में क्या दिया है? प्रश्न में दिया है कि ये जो सीडी है ना, ध्यान से देखो, ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास हो गया। अंतरलिखित कोण एसीबी का समद्विभाजक है। देखिए ये जो कोण एसीबी है इसका समद्विभाजक जो है वो जाकर डी पर प्रतिच्छेद करता है। मतलब ये सीडी जो है ना वो कोण एसीबी का समद्विभाजक है। ये सीडी जो है ना इस कोण सी के दो समान भाग करता हुआ जा रहा है। तो जब ये पूरा 90 है तो ये कोण कितने अंश का हो जाएगा? ये 45 अंश का हो जाएगा। तो कोण डीसीबी कितना हो गया? 45 अंश का हो गया। ओके, अब आते हैं एम चाप डीबी कितना हो जाएगा? देखते हैं एम चाप डीबी। अब देखिए जब ये 45 अंश का कोण है तो अंतरलिखित कोण के प्रमेय से हम जानते हैं कि अंतरलिखित कोण अगर ये 45 अंश है तो इसके द्वारा ये अंतःखंडित चाप है बीडी। तो अंतरलिखित कोण के प्रमेय से ये अंतरलिखित कोण का माप चाप के माप का आधा होता है। तो जब ये 45 है तो उसका दुगुना होगा, मतलब चाप बीडी कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा अंतरलिखित कोण के प्रमेय से। तो कोण डीओबी का मान कितना होगा? अब देखिए जब ये बीडी जो है ना, जब बीडी चाप 90 अंश हो गया तो हम जानते हैं चाप के माप की परिभाषा से, बराबर, मतलब लघु चाप के माप की परिभाषा से हम जानते हैं कि अगर बीडी 90 अंश है तो ये कोण भी कितना हो जाएगा? ये कोण भी 90 अंश हो जाएगा। केंद्र पर बना कोण भी 90 अंश हो जाएगा। तो डीओबी भी कितना हो जाएगा? 90 अंश। क्लियर है? अब देखिए ओए सर्वांगसम ओबी। ओए सर्वांगसम ओबी क्यों है ओए सर्वांगसम ओबी? क्योंकि ओए भी त्रिज्या है, ओबी भी त्रिज्या है। यहां पे लिखेंगे एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। अब यहाँ पे भी जगह अपने पास कम है तो हम इसको भी बॉक्स थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एक ही
वृत्त की त्रिज्याएं, ये देखिए बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा कर लिया, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, और यहाँ पे लिख दिया सेकेंड। समीकरण 2, ए रेड से नहीं क्योंकि ये पहले से ही दिया गया है। समीकरण सेकेंड। अब लास्ट बॉक्स है, तो जब ये देखिए एक ही वृत्त की त्रिज्याएं OA और OB सर्वांगसम है, तो OA सर्वांगसम OB है, तो रेखा OD रेख AB की क्या है ये आपको बताना है। तो यहां से देखिए जब ये मध्य बिंदु हो गया तो इसका मतलब OD क्या हो जाएगा, जब OA बराबर OB है तो OD क्या हो जाएगा, इसके लंब समद्विभाजक पर हो जाएगा। इसका मतलब इसका लंब समद्विभाजक है, तो रेखा OD रेख AB का लंब समद्विभाजक रेखा है, लंब समद्विभाजक रेखा है। तो ये जब देखिए ये आपका OD लंब समद्विभाजक हो गया, तो इससे समझ में आ गया कि AD बराबर BD हो जाएगा। देखिए AD बराबर किसके हो जाएगा, BD, क्योंकि अभी आपने लंब समद्विभाजक पर पढ़ा कि जितना D से जितना दूर A रहेगा, D से उतना ही दूर B रहेगा। लंब समद्विभाजक पर अगर D है तो D AB के अगर लंब समद्विभाजक पर D है तो D से जितना दूर A रहेगा उतना ही दूर B रहेगा।